आदाब दोस्तों, मैं सजाद वज़ाज़ एक बार फिर स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने एक अहम पॉलिटिकल शख्सियत को दावत दी है इस शो पे, जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत पे और नेशनल लेवल पे भी। तो ये हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, अशोक कोल जी। ये बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम सीधे इनके पास चलते हैं और इनसे मुखातिब होते हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम स्टार्ट करेंगे आपके सियासी कैरियर से। आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसके बारे में हमें बताइए। नहीं, मैंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी से शुरू नहीं किया है। जी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते भारत, हिंदुस्तान विश्व का सिरमौर रहे बने, उसके लिए मैं बचपन से ही स्कूल में पढ़ता था उस समय से। और फिर जब मैंने कॉलेज में पढ़ा, एसपी कॉलेज में, जी सर। तो उस समय से ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ में, नॉट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। जी। और सोशली समाज में क्या किया ये जा कब, सकता है। किस ईयर की बात है सर? मैं ये 70s की बात कर ओके। रहा हूँ। 70 से लेकर इसको मैं शुरू कर सकता हूँ कि एकदम 1970 से लेकर इमरजेंसी तक, 75 तक। और सोशल एक्टिविस्ट के नाते सोशली काम करना, नौजवानों के बीच में काम करना, क्योंकि मैं भी उस समय एक नौजवान था, नौजवानों के बीच में काम करना। और उस एक्टिविटीज़ के बीच में, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा। उस समय कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना भी अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। जी। लेकिन मैं उसके साथ जुड़ा, और उसके साथ जुड़ने के कारण देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम, हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो बड़े बड़े जिन्होंने देश के लिए काम किया, कुर्बान हुए, उनको, उनकी जीवनियाँ पढ़ना, उनके बारे में सेमिनार्स में बोलना, ऐसा मेरा एक देशभक्ति का भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने के बाद बढ़ा। और 75 से लेकर 78 तक जो इमरजेंसी का काल था, उस इमरजेंसी के कॉल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ तो नहीं की, लेकिन जो मेरे से बन सकता था उस बीच में, तो इमरजेंसी में हम लोगों ने काम किया और इमरजेंसी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। जी। और 78 के बाद, 77 के बाद जब जनता पार्टी बनी, तो उसके बाद भी मैंने अपनी एक्टिविटीज़ सोशली जारी रखी। मैं पॉलिटिकली कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही मैं जुड़ा रहा और उसका यहाँ मैं काम किया। मैंने 79 में यहाँ एक सर्विस ज्वाइन की, जेके सीमेंट्स में। जी। मैं सर्विस की, लेकिन मैंने वो सर्विस फिर 85 में छोड़ दी। 6 साल की सर्विस करने के बाद मैंने 85 में जो छोड़ दी, और मैं फुल टाइमर के नाते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गया। जी। और फुल टाइमर के नाते मैं काम करता रहा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैंने 2000 तक काम किया। 85 से लेकर सन 2000 तक 15 साल लगातार काम किया, और पूरे स्टेट में मैंने उसका काम किया। और उसके बाद मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चला गया, और उसमें मैंने काम किया 2000 से लेकर 2012 में। और 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते ज्वाइन किया है। और 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते काम करता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जी। लद्दाख चूँकि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब 2 यूटीज़ बने हैं, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में ऑर्गेनाइजेशनल काम, मेरे ज़िम्मे संगठन का काम, संगठन को फैलाना, संगठन को गांव-गांव पहुंचाना, संगठन को हर ज़िला लेवल तक पहुंचाना, हर तहसील लेवल तक पहुंचाना, पॉलिटिकली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंचाना,
ये मेरा काम है, इस काम को मैंने बखूबी निभाया है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, दैट इज विजिबल ऑन द ग्राउंड। जब हम देखते हैं कि बीजेपी के इनरोड्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ J&K काफ़ी स्ट्रांग है, जब हम नज़र दोहराते हैं पिछले 10-12 साल से, तो यहाँ आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसके बारे में बताइए। पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, चूंकि हम ये मानते हैं कि ये जो देश है जी, ये देश, ये जो हमारी भारत है, ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत है। उस देशभक्ति से ओतप्रोत वही हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। गरीब की सेवा करना, गरीब तक पहुंचाना, अंत्योदय लास्ट व्यक्ति तक विकास को, डेवलपमेंट को पहुंचाना। कुछ विचार है कि भाई जिसको हम इंटेग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, वो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म जो है उसका विचार रखना, हमारी आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए उसका विचार रखना जी। ये कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजीज की विषय है। एक देश में दो झंडे नहीं चलेंगे, एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे, एक देश में दो राष्ट्रपति नहीं होंगे। तो इसका जो आंदोलन 53 में चला है, और हम इस बात को मानते थे कि भाई जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, और वो जो कश्मीर है वो सारे का सारा है जी। तो इसलिए वो आइडियोलॉजी लेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर, और वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे जो पॉलिटिकली जिन्होंने देश को ऊंचा करने के लिए अपने आप को आगे नहीं रखा है, देश ऊंचा होना चाहिए, ऐसी जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी के साथ हम जुड़े रहे। नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, यस। ऐसा करने पर हम लोग उस आइडियोलॉजी को लेकर हम उसके साथ जुड़े रहे। ये आइडियोलॉजी चूंकि शुरू में ही हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये आइडियोलॉजी थी, इसलिए उस आइडियोलॉजी में कोई हमने जोड़ने की कोशिश ही की, उसमें कोई कटौती हमने करना का कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए लगातार उस आइडियोलॉजी पर, उस थ्योरी पर हम चलते रहे, और देश को दुनिया का एक सिरमौर बनाने के लिए जो मोदी जी के प्रयास है, उन प्रयासों के साथ हम जुड़े रहे। सर, जहाँ तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपने डिफाइन की कि एक देश, एक झंडा, एक प्रेसिडेंट, दैट इज ऑलरेडी इन प्लेस, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप कश्मीर से हैं, यू आर सन ऑफ द सॉइल, एंड कश्मीर हैज़ रिमेन्ड ऑलवेज हॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन ये मसला वंस फॉर ऑल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ इन आवर फेवर। नहीं, मेजॉरिटी स्टेट, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मुझे याद है जब हम यहाँ कश्मीर में संघ का काम करते थे तो बहुत मुश्किल आती थी, बहुत कठिनाइयाँ आती थी। हमने कई बार झगड़े भी किए हैं, कई बार झगड़े भी हुए, कई बार मार भी खाई, कई बार मार भी दी है। तो उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना ये सरल नहीं था, कठिन था, लेकिन हमने उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। मेजॉरिटी स्टेट होने के नाते एनसी की सरकार थी शुरू से ही, शेख साहब थे, शेख साहब के बाद फारूक साहब थे, फारूक से उमर अब्दुल्ला साहब है। अब ये आइडियोलॉजी चलती रही, बीच में कांग्रेस थोड़ी बहुत रही। कांग्रेस का भी कोई, हमको नहीं लगा कि उनका भी कोई एक स्पष्ट आइडियोलॉजी थी या स्पष्ट उनका कुछ कहना था। फिर बीच में पीडीपी, अब पीडीपी भी आई। वो पीडीपी भी ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सईद एक कदावर नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, हमारे देश के होम मिनिस्टर भी थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव उस समय भी नहीं आया। आइडियोलॉजी यहाँ जो हम कह सकते हैं, एक मेंटेलिटी थी, उस मेंटेलिटी में कोई परिवर्तन कोई नहीं ला सका, तो वो चलती रही। इसमें थोड़ा बदल फिर जब 2019 के बाद धारा 370 हटाई दी गई, 35 से हटा दिया गया, और लोगों को ये बता दिया गया कि भाई सच्चाई क्या है, तो लोग उसको ओन करने लगे। लोगों को लगा कि नहीं ये ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सब चीजें ठीक हो गई ऐसा नहीं है, अभी इसमें और समय लगेगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं
कि कश्मीर में एक बार कश्मीर का समाज असलियत को समझेगा और असलियत को समझकर वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। सर, ये जो आपकी स्ट्रगल है, इसमें हम देखते हैं ग्राउंड पे भी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली, जैसे कि आपको पता है, दिल हिला के रख दिया, पूरी दुनिया हिल गई पहलगाम के वाक़े से। व्हाई इट हैपेंड? व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर? नहीं, ये तो देखिए, हमारे यहाँ एक विचार है कि भाई सत्य एक है, और बुद्धिमान लोग, वाइजफुल लोग उसको अपने अपने विचार से चलाते हैं। जी। एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, सच्चाई एक है। दुनिया के लोग, दुनिया के बुद्धिमान लोग उसको अपने अपने रास्ते से चलाते हैं। जब तक ये वाक्य, जब तक ये हमारे सब लोगों के अंदर नहीं आ जाए, भाई मैं आदमी हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं मंदिर जाऊं कि या मस्जिद जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं चर्च जाऊं या गुरुद्वारे जाऊं। अब जिसकी मर्जी जहां जाने की है वो उस जाए, कोई उसको रोके भाई तुम क्यों जा रहे हो वहां। जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बहुत चेंज आ जाएगी। ये हमको मानना चाहिए कि भाई रास्ता तो कुदरत को, भगवान को, अल्लाह को पाने का वो है, उसको रास्ते अलग अलग है, अलग अलग आदमी उस रास्ते से जा रहे हैं उसकी ओर। डेस्टिनेशन एक ही है। डेस्टिनेशन एक ही है जी। जिस दिन हम ये तय करेंगे कि डेस्टिनेशन एक है, मैं एक रास्ते से जा रहा हूं, दूसरा दूसरे रास्ते से जाता है, तीसरा तीसरे रास्ते से जाता है, मसला हल हो जाएगा। जब हम ये कहते हैं कि नहीं मेरा ही रास्ता है, इसी रास्ते से चलना है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हमारा ये मानना है कि ये स्ट्रगल जो है, ये स्ट्रगल न रहे। और मुझे लगता है कि जो सारे विश्व में परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसके कारण लोग एक ना एक दिन इस चीज़ को समझेंगे और लोग एक ना एक दिन इस चीज़ को मानेंगे कि इस फार्मूला पर, इस चीज़ पर हमको चलना है। सर, जैसे कि आपने रिलीजन्स की बात की, डिफरेंट रिलीजन्स, मुसलमान मस्जिद में जाता है, हिंदूज मंदिर में, सरदार गुरुद्वारे में, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जो ही ये पहलगाम का वाक़ा हुआ तो कंडेमनेशन ऑल ओवर हुई। पहली बार कश्मीरी लोग सड़क पे आ गए इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। नहीं, ये तो हमने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, इज़न्ट इट सर? बट माय क्वेश्चन हियर इज दैट कि जो फिर कश्मीरियों के साथ बाहर बर्ताव हुआ, मार पिटाई हुई, जैसे कि पहले भी हुआ करती थी, उस पे आपके यूनिट की तरफ से कम एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। आई हैव नॉट सीन इट। मैंने दिया स्टेटमेंट कि ये गलत है, और हमने अपने यूनिट्स को बाहर भी, जो हमारे बीजेपी के यूनिट्स थे, उनको बताया कि जहाँ जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट है या कश्मीरी ट्रेडर है या कश्मीरी मजदूर है, उसकी सुरक्षा करना ये पार्टी का भी दायित्व है। ये भी हमने किया, और सरकारों को भी हमने कहा कि भाई वो भी, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें थी, उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट किया कि कश्मीर के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये गलत है। ये जो होता है, ये किसी के भी रिलीजन में, किसी के भी मज़हब में ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है। और भारतीय सभ्यता में ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे एक बार ये कहूँगा कि पहलगाम में अगर आतंकवादियों ने सीधी गोलीबारी की होती, टट 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 करके उन्होंने 20, 25, 50 को मार दिया होता, ये सिलेक्टिव थी, ये किलिंग सिलेक्टिव थी। ओके। उसको उसका धर्म पूछकर, उसका मजहब पूछकर, ये जो किलिंग थी, ये सिलेक्टिव किलिंग थी। मुझे याद है 89 में या 90 में या 91 में ऐसी घटना किश्तवाड़ में घटी। किश्तवाड़ से एक बस चली, 15 किलोमीटर नीचे आई पहाड़ से, उसको एक रास्ते पर ले गए, एक रास्ते पर लेकर उसको 2 किलोमीटर अंदर ले गए, रोक लिया और कहा कि उतरो नीचे।
हिंदू एक लाइन बनाए, मुसलमान एक लाइन बनाए, जी। हिंदू ने एक लाइन बनाई, मुसलमानों एक लाइन बनाई, और हिंदुओं की लाइन को उन्होंने गोली मारकर उड़ा दी। ये किलिंग्स जो है, ये इस प्रकार की किलिंग्स, ये नेचुरली लोगों के मन में एक खौफ भी पैदा करता है, और जिसको हम कह सकते हैं नफरत भी पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। आज आप देख रहे हैं कि अब आप लोग, मीडिया के लोग जा रहे हैं, जिनकी डेथ हुई जी, उनके घरों में जा रहे हैं। वहां जब घरों में जा रहे हैं तो वहां जो उनके साथ गई, उसकी बेटी है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, जब उससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो जो घटना, वो जो सिलसिला बताती है वो महिला या वो बच्चा, तो वो तो बड़ा जबरदस्त हैवक क्रिएट करने वाला होता है। जब वो लोग सुनेंगे या लोग उसको देखेंगे, तो वो जब ये कहती है कि मेरे पति को पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये ना होता और सीधे वो टक 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 करके 10-20 को मार देते, तो मुझे लगता है कि फिर उसमें वो नहीं होता। लेकिन किलिंग तो किलिंग है, मारना तो मारना है, शहीद होना तो शहीद होना है। ये इस प्रकार से जो होना है ये गलत है। और मैंने आपको जो किश्तवाड़ की रेफरेंस दी, किश्तवाड़ की रेफरेंस में उस समय शायद, मुझे एकदम नंबर नहीं पता, 8-10 हिंदू लोगों को वहां उसमें मारा गया। लेकिन मैंने किसी को पूछा कि अगर उस समय कंडेमनेशन होती, या यहाँ जो वो हलवाई था 88 में, मोहम्मद यूसुफ हलवाई, फर्स्ट पॉलिटिकल किलिंग, अगर उस समय हम उठकर कहते कि भाई ये गलत हुआ, उस वक्त तो नहीं हुआ, उस वक्त तो किसी ने किया। मुझे याद है 89 में जब टिकला टेकलू जी को मारा गया, अडवाणी जी आए और उसकी मैयत को ले जा रहे थे तो पथराव हुआ। अगर उस समय हमने ये कंडेम की होती, उस समय हमने ये इस प्रकार का किया होता, तो शायद ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते। लेकिन मैं फिर भी कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार का रोष, सारे कश्मीर में जिस प्रकार का रोष लोगों ने दिखाया, लोग स्वयं सड़कों पर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और हम ये कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस घटना की घोर निंदा की गई। सर, ये पहलगाम का वाक़ा जो है, तो इसको जब हम देखते हैं, इसको थोड़ा हम साइड लाइन करेंगे, इससे पहले की बात करेंगे कि पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, कश्मीर में पीस रिटर्न हुआ, विजिबल था, सिविलियन किलिंग्स नहीं हुई, पथराव बंद हुआ, तो एक अच्छी डेवलपमेंट थी ये, लोगों ने राहत का सांस लिया और हम भी कहने लगे कि पीस हैज़ रिटर्न टू द वैली। लेकिन इस पहलगाम के वाक़े ने ये साबित कर दिया, मुझे लगता है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी इस पे डिबेट कर रहे हैं कि कश्मीर में पीस ब्रिटल था। और कोई ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कहते हैं जैसे कर्फ्यू इम्पोज होता है, वैसे कश्मीर में पीस भी इम्पोज हुआ था, आज वो टूटा। पीस हैज़ बीन वेरी ब्रिटल इन कश्मीर। आपको इसके बारे में क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा मानना है कि कुछ लोग होते हैं, वो चंद लोग होंगे जी, जिनके लिए पीस ये ब्रिटल था जी, लेकिन अधिकांश लोग 90% लोग जो थे वो इस पीस से बहुत खुश थे। मेरा बच्चा स्कूल जाता था, मुझे कोई तकलीफ फेयरलेसली जाता था। मेरा बच्चा शाम को घूमने निकलता था, मेरा बच्चा ग्राउंड में जाकर खेलता था। ये पीस जो आई थी, मेरी बहन निकलती थी, उसको कोई खतरा नहीं था। ये जो पीस थी, ये पीस 90% लोग इसके साथ जुड़े थे। और यही कारण है कि पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जिन लोगों को लगा था कि यहाँ हालात 30 साल के बाद कुछ हद तक ठीक होने लगे हैं, यही कारण था कि लोग इसके खिलाफ, इसके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। सर, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A जो हुआ, तो दैट लेड टू मेनी चेंजेस, और जो डाउनग्रेड हो गई स्टेट टू यूटी। इस यूटी में हमने देखा है कि पॉलिटिकल गवर्नेंस को ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस ने रिप्लेस किया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो देखिए, वो ऐसा होता है कि जब एकदम आपका स्टेट
उस टर्माइल में जा रहा था, कोई ना कोई रास्ता उसमें से निकालना था। जी। तो ये रास्ता उन्होंने निकाला कि यूटी, लद्दाख वाला ऑलरेडी यूटी मांग रहे थे, ले जी। यूटी मांग रहा था, तो ले को यूटी वो दिया। तो 80s की डिमांड थी वो तो उनकी। 80s की डिमांड थी, और यहाँ भी एक यूटी बनाया जी। इसी को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ के हालात नॉर्मल हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने भी और होम मिनिस्टर ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने तो सोनमर्ग में भी रिपीट किया है अप्रोप्रिएट टाइम, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको सवाल किया, उन्होंने कहा कि एट द अप्रोप्रिएट टाइम हम इसको लौटा देंगे। और ये बात ठीक है कि स्टेट तो लौटा ही देंगे, स्टेट में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो पीस आनी चाहिए थी इस स्टेट में वो पीस आने की कगार में थी, अब फिर डिस्टर्बेंस हो गई, बैक यार्ड में चला गया। और उसके पीछे जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में भी बहुत सारे रीजंस हैं। कोई भी हिंदुस्तान को आज इतना बड़ा पावरफुल देखना नहीं चाहता, कोई भी हिंदुस्तान को आज सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो गया। आज हिंदुस्तान में हर चीज बनती है, आज हिंदुस्तान में हर चीज बनकर एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया, विकसित भारत प्लान है, विकसित भारत प्लान है। ये जो सब चीजें भारत में हो रही है, आज हम छोटी छोटी चीजों पर किसी देश पर निर्भर नहीं है, आज हम अपनी चीजें यहाँ खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफेंस में हमने कितनी बड़ी उन्नति की है, डिफेंस में हमने कितनी बड़ी ताकत की है। हम छोटे से चीज़ों पर हम निर्भर होते थे। कोविड के समय हमारे पास चीज़ें नहीं, सैनिटाइजर नहीं थे हमारे पास। उस सब चीज़ों को हमारे देश ने जब आगे बढ़े, ये जो हमारी बहनें माताएं जो वो इस्तेमाल करते हैं पैड्स, वो पैड्स भी हमको विदेशों से लाने पड़ते थे। अब वो पैड्स जो है वो हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। एक बहन अपने घर में पैड्स प्रोड्यूस करती है। तो वो जो इतना बड़ा चेंज वो इंटरनेशनल फोरम में ऐसा हुआ कि भाई इतना तरक्की कर रही है, उनको भी कुछ ना कुछ करना है। और उसके कारण में भी ये जलन सी जो होती है, उस जलन के कारण ये घटनाएं ये उन्होंने की है। सर, आपने ये कहा कि भारत की जो तरक्की है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हजम नहीं हो रही है, ये क्या रीजन है? नहीं, वो उनको ये लगता है कि हमारे से आगे निकल जाएगा, हमारे से आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे हमारे भारत ने कहा कि हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे जी, और मोदी जी कह रहे हैं कि थर्ड इकोनॉमी हम बनेंगे। अब थर्ड इकोनॉमी बनेंगे तो रूस, चीन, भारत, अमेरिका, चीन, भारत, बीच में एक रूस भी निकल जाएगा। जापान तो निकल गया, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर इतने साल राज्य किया, वो उसकी इकोनॉमी से हम ऊपर उठ गए, हम 5वीं इकोनॉमी पहुंच गए हैं सारे वर्ल्ड में। तो अब जब हम तीसरी इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा, ये कुछ देशों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें लगातार करते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी और इन चीज़ों को बहुत पनपने हमारे देश में देगी। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आपकी क्या राय है? काफ़ी शोर हो रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस है। यहाँ तो कोई शोर नहीं हो रहा है। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं, जनरल नहीं, आप करिए ना। आपने वक्फ बोर्ड दिया बीजेपी के हाथ में जी, तो वक्फ बोर्ड में सुधार आ गया। कल हमने एक आदिल, वो जो हाफिज नाड का था, उसके भाई को अपॉइंटमेंट लेटर दी वक्फ ने, और अपॉइंटमेंट लेटर भी कोई 2000-4000 की नहीं दी, 15,000 रुपया उसको महीना पे मिलेगी, 15,000 रुपीज। और वहाँ जो जियारत है अशमुकाम में, उस जियारत में वो काम करे, घर से नजदीक है। और वहाँ मैंने सुना कि हमारी द्रक्षा अंद्राबी जी कह रही थी कि जो 2 करोड़ हमारा रेवेन्यू था जब वो आई थी, आज रेवेन्यू 80 करोड़ हो गया। नहीं, मैं पर्टिकुलरली वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूँ। ये वक्फ का कंट्रोल जो यहाँ है, वी अप्रिशिएट दैट। जब से द्रक्षा जी आई है, देयर इज विजिबल इंप्रूवमेंट इन वक्फ। तो क्या है कि अब आया है ना, आपने पिछले दिनों सुना है कि भाई कितनी जमीन। अब कर्नाटक में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो खड़गे जी के पास है, बाज़ाब्ता उसकी सब रिपोर्ट्स आ गई है। तो वक्फ में कोई हमने इस्लामिक ट्रेडिशंस में कोई दैट इज द पॉइंट, दखल नहीं दिया। ओके, वो जो वहाँ
वो जो निशानी या जो भी वहां रहते हैं वही रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, कोई हिंदू उसमें नहीं रहेगा, वो वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन जो अननेसेसरली वक्फ की प्रॉपर्टी जो 2018 के पहले, मुझे एकदम नंबर आंकड़े नहीं याद थे, वो 20 करोड़ थी आमदनी, और फिर उसके बाद आपका 10 टाइम्स बढ़ गया और वो 25 करोड़ हो गई है। तो ये जो वक्फ के पैसे का इस्तेमाल बड़े बड़े लोग कर रहे थे, पॉलिटिकल लोग कर रहे थे, एक जमीन, एक प्रॉपर्टी जो 200 करोड़ रुपया साल का दे सकती है, उससे आप 10,000 रुपये ले रहे हो। सो दैट मीन्स कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट की बात, देयर इज नो रिलीजियस इंटरफेरेंस इन योर ओपिनियन? नहीं, देयर इज नो रिलीजियस इंटरफेरेंस। वो जो मुतवली है, वो जो उसके मौलवी है, उनमें कोई नहीं है, वो वैसे ही है जैसा है। लेकिन वक्फ की जो मैनेजमेंट है, जो उसका अननेसेसरली मिसयूज हो रहा है प्रॉपर्टीज। आप एक दुकान है कहीं पर, उस दुकान एक प्राइवेट आदमी का है, वो उस दुकान का किराया 5,000 रुपये लेता है, और वक्फ का दुकान वहां है, वो ले रहा है 20 रुपये। ऐसी सिचुएशंस हैं। इन सारे सिचुएशंस को अगर वक्फ उसको भी ठीक है 5,000 नहीं करेगा, 4,000 तो कर सकता है, 3,000 तो कर सकता है, तो वो तो वक्फ, और कहाँ जाएगा वो पैसा? वक्फ को जाएगा, गरीब को जाएगा, मजलूम को जाएगा, महिलाओं को जाएगा, बच्चों के लिए जाएगा, पढ़ाई के लिए जाएगा, बाकी सब कामों के लिए जाएगा, वो तो है। लेकिन उसका मिसयूज करना, ये उसमें ही, और ये अमेंडमेंट और कोई नहीं है। मैं आपको कुछ कागज भी दे दूंगा, आप पढ़िए, पता लगेगा। सर, रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस यहाँ हुए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और कोल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, देख रेख सारी उनकी पेनिट्रेशन जो उन्होंने की इन सारे सालों में, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस रही, स्पेशली इन कश्मीर वैली, वाई इट वाज डिसिमल, कहाँ चूक हो गई? डिस्पाइट कि लोग आपके साथ थे, जब भी आप रैली करते थे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वो तो बात ठीक है। हाँ, ये क्या हुआ? क्या है कुछ बताइए ताकि ऐसी करेक्शंस ऐसा नहीं है, करेक्शंस तो हो सकती है, जहाँ कहीं कमी रही होगी उसको ठीक करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ 19 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ कंटेस्ट 47 में से 19 की। लेकिन आप देखेंगे कि एनसी भी इतना श्योर नहीं था कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। ऑफ कोर्स वो भी उसको भी ये लगता था कि 20-22 25 सीटें हम जीतेंगे। उनका स्टेटमेंट भी आया इस बारे में। लेकिन 47 में से 42 सीट्स एनसी कांग्रेस जीत गई, 47 में से 42 सीटें जीत गई जी। क्या उसमें उस समय लोगों को उन्होंने सब्ज बाग दिखा दिए और क्या लोगों को बताने की कोशिश की, वो आगे चलकर क्लियर तो हो जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम सीटें लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया उन 19 सीटों पर, क्या हम उसमें से कुछ सीटें जीते जी, नहीं जीत सके, वो तो अलग विषय है, उस पर हमने डिलिब्रेशन भी की, उस पर हमने चर्चा भी की, आगे जाकर उसको सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन शायद जैसे मैंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये नहीं था कि हम इतने सीटें जीत कर आएंगे। पीडीपी 3 सीटें जीत गई और बाकी जो यहाँ और स्टलवार्ट्स थे वो हार गए, बाहर हो गए जी। उनको भी ऐसा नहीं लगता कि हम इतने बाहर हो जाएंगे, तो वो वजह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कारण से अपनी आशा को, अपने रिस्पांस को छोड़ेगी नहीं। सर, आपने बाकी दूसरी पार्टीज की बात की कि वो भी हार गए, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, खाली यहाँ एनसी ने ये सीटें ली और उनको भी अनएक्सपेक्टेड वो था उनके लिए। यहाँ एक नरेटिव चल रहा है कि जो इस असेंबली इलेक्शन में कुछ पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही थी तो उनको बीजेपी की बी टीम के नाम से जाना गया, यानी कि उनके खिलाफ स्टार्ट हो गया ये बीजेपी की बी टीम है, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ देयर
लॉस, ये नैरेटिव क्या है? ये हमारी समझ से ऐसा बाहर है। रहता है कि जैसे आपने देखा कि जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, जी उसमें सजाद लोन साहब भी पार्ट एंड पार्सल बने, बिल्कुल। वो उसमें मंत्री रहे, और थोड़ा बहुत उसमें लगता है कि भाई ये तो इन्हीं का है कोई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सजाद लोन साहब का कोई आइडियोलॉजिकल कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ लेना देना कुछ नहीं है, या और बाकी लीडर्स थे जो थे उनका कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन एक हवा बनाई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने जी कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी को कोई ना ए टीम थी ना बीजेपी कोई बी टीम थी, बीजेपी एज ए बीजेपी यहाँ लड़ रही थी, जी उनका कोई ए टीम बी टीम नहीं थी। और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज है उस पर इन बी टीम या ए टीम का कोई वो नहीं था, मौफिक नहीं था, लेकिन एक हवा बना दी गई कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। अब वो बीजेपी की बी टीम के कारण उनको नुकसान हुआ या उनकी अपनी फुटिंग नहीं थी उसके कारण नुकसान हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया है और भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर इन सब चीज़ों को ठीक करेगी। सर, जो ये क्रैकडाउन अब चल रहा है पहलगाम के वाक़े के बाद ऑन टेररिस्ट्स या उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ, तो वो तो ठीक है, दे शुड बी ट्रैक डाउन एंड ब्रिंग अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन इसमें एक ये चीज़ हुई है कि अब जो भी टेररिस्ट्स यहाँ हैं, हाइडिंग में हैं, गायब हैं, हाथ नहीं लग रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो उनके घरों में जाके उनके मकानों को उड़ा दिया। तो हाउ डू यू ट्रीट दिस थिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट आपको नहीं लगता है? कलेक्टिव पनिशमेंट की बात नहीं है। क्या जी। है कि जब आपके पास ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, जी इंटेलिजेंस अपनी इनपुट्स देते हैं, जी और इनपुट्स देने के बाद जब ये पता लगता है कि भाई अभी भी ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, जी ये जो 2 आतंकवादी थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे, ये वहाँ वैसरन में अपने आप नहीं पहुंचे होंगे, किसी ने इनको हाथ पकड़ कर वहां पहुंचाया होगा, जी किसी ने इनको रास्ता बताया सपोर्ट होगा। सिस्टम होता है, हर एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जब तक आप उस सपोर्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार जो कर रही है वो सपोर्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है। हाँ ठीक है, अननेसेसरली कोई आदमी जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जो इस प्रकार के लोग हैं उन लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारा मानना है। Here the question is about अपर ग्राउंड वर्कर। आप छोड़िए सर, किसी फैमिली में एक बच्चा निकला, वो मिलिटेंट बना, गायब है, फैमिली ने उसको डिसोन भी किया, दे हैव बीन लिविंग पीसफुली सपोर्टिंग द सिस्टम हियर एवरीथिंग, लेकिन आज की डेट में ऐसे लोगों के घरों को भी उड़ाया गया जिनके बच्चे गायब हैं, मिलिटेंट बने हैं, पता ही नहीं है वो कहाँ है। नहीं, वो इंटेलिजेंस के पास पूरा रिपोर्ट है कि वो पार बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे किसी को करेंगे जी। लेकिन देखिए, पीछे सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि जिसके भी घर में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज का कोई लिंक होगा उस घर के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए अच्छी पढ़ाई करके, उनको नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन सीआईडी ने उनको क्लियर नहीं किया। जी। अब जिस घर में इस प्रकार का माहौल है कि भाई उसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, तो ये बात ठीक है, उसको तो ये करना ही चाहिए। इसमें जो मेरा मानना है कि जो घर या जो परिवार जो साफ सुथरा है, उसके पास किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज में वो शामिल नहीं है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आदमी इन एक्टिविटीज में मुलविस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाउ क्रेडिबल आर द इंटेलिजेंस इनपुट्स, आप क्या समझते हैं? फिर पहलगाम का वाक़ा नहीं होना चाहिए था? वो तो बात ठीक है, वो तो अब वो तो हमारे होम मिनिस्टर साहब उसी दिन यहाँ शाम को पहुंचे हैं जी, और शाम को पहुंचकर उसने सारी रिव्यू की, चीजों को रिव्यू नहीं की, मॉनिटर किया। मैंने देखा भाई साहब, उसने पहले मॉनिटर किया, फिर वो सुबह वहां गए, बायसरन गए, फिर वो अस्पताल गए, फिर उन्होंने जो शहीद हुए थे उन शहीदों को उन्होंने
अपने अपने घरों को भी भेजा। फिर उसने जो लोग आए थे बाहर से, उनके परिवार वाले, उनको मिले वो, उनको कितना सहना पड़ा वहाँ। आप भी रहे होंगे वहाँ उस कन्वर्सेशन में, उन परिवार के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा एचएम को। जी। एक महिला कह रही है कि भाई तुम इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो, तो वहाँ 4 लोग क्यों नहीं रखे वहाँ कोई था नहीं, कोई बिल्कुल। नहीं था वहाँ। इतने सब चीज़ों को उन्होंने झेला, उन्होंने सारी सिचुएशन को लुक आफ्टर किया, और शाम को 4 बजे यहाँ से गए, और रात को पहले दिन को शाम को 6 बजे आए थे। पूरा मॉनिटर किया और पूरी सिचुएशन को देखकर वो गए हैं, और उन्होंने संज्ञान लिया होगा कि इंटेलिजेंस कहाँ कम है, कहाँ ठीक नहीं है, कहाँ उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और वो ठीक करेंगे। उसमें क्या बात। सर एक और इशू इमर्ज हुआ इस दौरान, दैट इज़ अबाउट जो यहाँ रेजिडेंट्स पाकिस्तानी नेशनल जिनको कहते हैं, वो यहाँ थे, रहे थे 40 साल से 30 साल से, उन्होंने यहाँ शादियाँ की थी, उनको डिपोर्ट करना है। तो आपको नहीं लगता है कि दिस इज़ एन क्या हुआ इनह्यूमन कि एक्ट? ये जो फैसला किया सरकार ने कि भाई यहाँ जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो चले जाएंगे, उन्होंने भी कहा है जितने वहाँ इंडियन नेशनल्स हैं वो चले जाएंगे। ये तो होता रहता है, कोई गुजरात की टीम गई थी वहाँ कोई मंदिरों के दर्शन करने के उनको लिए, भी निकाल दिया। वो 1 महीने का उनका वीज़ा था, उनको 10 दिन के बाद ही निकाला। वो तो बात ठीक है, ये एक फैसला था, लेकिन कोर्ट ने कुछ को दी है, कोर्ट ने कुछ को। सर एक अहम सवाल है यहाँ आपसे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी बार बार उन्होंने कहा, स्टेटमेंट आया है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये हमारा है, वी हैव टू टेक इट, इट इज़ मिशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, इजंट इट? अब जो पीओके के रेजिडेंट्स यहाँ बसे हैं, उन्होंने शादियाँ यहाँ की है, वो तो हमारे ही रेजिडेंट्स हैं, उस क्या हिसाब से होगा उस समय देखा जाएगा, लेकिन 94 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, यूनानिमसली पार्लियामेंट ने उसको पास किया है कि हमने जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का उधर है उसको वापस लाना है जी। वो तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहें, बार बार कहें, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट ने 94 में इस रेजोल्यूशन को पास किया है, हमने उस हिस्से को वापस लाना है। जब वो हिस्सा वापस लाया जाएगा, तब इवैक्यू प्रॉपर्टी है, वो सब चीज़ें हैं, उसमें क्या उस समय फैसला होगा। हाँ, हम तो इसी समय का इंतजार करिए कब उसको भारत अपने साथ जोड़ेगा। सर जब ये सीज फायर लाइन थी ना, एलओसी इन 50s की मैं बात कर रहा हूँ, आई हैव रेड इट समवेयर, उस वक्त एक बंदे को मुजफ्फराबाद से बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हुए अरेस्ट किया गया। कोटीबाग पुलिस स्टेशन में उसका केस है, दैट आई हैव हर्ड, और कोर्ट में भी है। तो जब उसको अदालत के सामने पेश किया गया, यहाँ एक मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर नसीर, उनके भाई थे, वो जज थे, उनके सामने वो केस लगा है। तो व्हाट हैज़ हैपन्ड, तो पुलिस ने प्लीड किया कि इसने सीज फायर लाइन क्रॉस की, मुजफ्फराबाद से बारामूला डिस्ट्रिक्ट आया था, इसको जी सज़ा होनी चाहिए, ही हैज़ वायलेटेड इट। जज ने उसको बरी कर दिया। जज ने कहा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद एंड डिस्ट्रिक्ट बारामूला आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेम स्टेट। आज की डेट में ये सिचुएशन जो है, जो यहाँ से पीओके के रेजिडेंट्स को वापस भेज रहे हैं, हम ये सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि ये पाक की टेरिटरी है, ये तो हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर की है। तो है वो, लेकिन हमारा एक रिजॉल्व है कि भाई हमने उस टेरिटरी को वापस लाना है, उसको भारत के साथ मिलाना है, ये हमारा रिजॉल्व है, हम उस रिजॉल्व के ऊपर है। लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके अनुसार जो फैसले होते हैं वो होते रहेंगे। सर अब कश्मीरी पंडित्स के बारे में ये एक बहुत बड़ा मसला है सिंस 90s। आई एम आई विटनेस टू द एग्जोडस ऑफ पंडित्स, फिर उनकी सफरिंग्स, मैं खुद गया हूँ उन दिनों कैंप्स में, कैसे उन्होंने अपने आप को रिसेटल किया, वेरी हार्ड टाइम फॉर देम, बट एट द एंड 80% पंडित्स हैव सेटल्ड देम। लेकिन बात यह है कि उनकी रिटर्न, जब भी कोई हुकूमत आती है तो उन पे सियासत करती है, हम जी इनको लाएंगे वापस, इनकी रिहेबिलिटेशन। आप खुद एक इसी कम्युनिटी से हैं और सन ऑफ द सॉइल हैं, तो आपके जहन में क्या ऐसा प्लान है कि? मैं तो यही मानता हूँ कि जो उस समय हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। वो तो पास्ट है जो सर। उस समय हुआ है वो गलत हुआ है। बिल्कुल। जिस प्रकार से उनको निकाला गया, मैं भी उनमें से हूँ। मैं यस सर, 19 जनवरी 1990 को 19 जनवरी को एक्सोडस स्टार्ट हुआ। यहाँ था। यस सर। मैंने वो दृश्य अपने आंखों से, अभी भी मेरी आंखों के सामने वो दृश्य है, जब मेरे घर के बाहर भी
सैकड़ों की संख्या में मुसलमान लोग मस्जिद से निकलकर नारे लगा रहे थे, वो मेरे आंखों के सामने है। लेकिन अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया था पीछे, उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि कश्मीरी पंडित कहीं भी सेटल हो जाए, लेकिन जो अपना घर होता है वो अपना घर ही होता है। कश्मीरी पंडित अपने घर में आना चाहता है, अपने घर में रहना चाहता है, कश्मीर में रहना चाहता है, इसलिए उनके हिसाब से, कश्मीरी पंडितों के हिसाब से उनको यहाँ सरकारों को बसाना चाहिए। कहाँ बसाएंगे, कैसे बसाएंगे, उनके साथ फैसला करके, कश्मीरी पंडितों के साथ फैसला करके कश्मीरी पंडितों को यहाँ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब समाज में भी ये एक्सेप्टेंस हो गई है, दे शुड कम बैक। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने बनानी चाहिए कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस फिर से यहाँ लाए, और वो जो एक डिग्निफाइड रिटर्न है, और दूसरा जो हम कहते हैं कि ये मौज कशीर ये रिश्वर, ये पिरवर, तो वो जो रिश्वर और पिरवर रेस्टोर करना है, ये बहुत जरूरी है। तो कोल साहब ने आज तक क्या किया इस बारे में? हम लोग इस बात पर काम कर रहे हैं, रिजल्ट तो विजिबल कुछ होना चाहिए। देखेंगे अब क्या आगे रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा, रिजल्ट तो आएगा। ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन, इंडो पाक रिलेशंस पे बोथ कंट्रीज हैव लॉक्ड हॉर्न्स विद ईच अदर, एक बार फिर जंग का माहौल बना है, क्या लगता है आपको? इस हालत में ये मुझे लगता है कि अब कुछ लीडर्स जो ये कहते थे कि भाई हमको बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने भी अपनी बात को बदल दिया है। अच्छा, नो टॉक्स। अब इन हालात में हम दुश्मन के साथ बात नहीं कर सकते हैं। दुश्मन तो बात करने से वो ठीक तो नहीं होगा। अगर होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गाड़ी लेकर गए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे और कहाँ से वापस आ गए, और क्या थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ साहब, उसके घर में गए। नहीं, मुशर्रफ नहीं थे, वो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। नवाज शरीफ उसके घर गए। अब इतना जेस्चर हमने किया, हमारे नेताओं ने किया है, और उसके बाद भी वहां से कोई इस प्रकार का जेस्चर नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब हमारे पाकिस्तान के साथ बातचीत किसी भी कीमत पर करने का कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। हमने जिस बात उसको समझ आती है उसी बात में उससे बात करनी। Does that mean कि मिलिट्री सोल्यूशन? नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अब जैसे सोल्यूशन हो गए हैं भाई, हमने सिंधु डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, सिंधु जो वो था वो हमने सस्पेंड कर दिया है। ऐसे कुछ डिप्लोमेटिक है उनके साथ, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। सर आपने इंडस वाटर की बात की, सिंधु रिवर की, तो एक एनालिसिस है वर्ल्ड ओवर कि जब भी कोई जंग होगी वो वाटर पे होगी। आपको लग रहा है ये उधर ही जा रहा है? नहीं, ये इतने इसमें नहीं है, क्योंकि ये केवल चिनाब है, रावी है, तवी है, सतलुज है, व्यास है, लेकिन इन्हीं 5 दरियाओं पर कोई ऐसा होगा ऐसा नहीं है। लेकिन आगे चलकर क्या होगा जब पानी रोका जाएगा? अभी तो चिनाब का ही पानी जो रोका गया है उसके कारण वहाँ बड़ी क्राइसिस है, तो आगे देखिए क्या होता है। सर मैसेज फॉर द पब्लिक ऑफ कश्मीर, नहीं, आप उनको क्या आश्वासन देते हैं? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर की उन्नति के लिए, कश्मीर के नौजवानों की उन्नति के लिए, कश्मीर की महिलाओं की उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर है, आगे भी रहेगी। और हम कश्मीर के लोगों को अब मैंने जैसे कहा कि 90% कश्मीर के लोग पिछले एपिसोड के बाद जैसे वो घर से बाहर निकले और इस एपिसोड का 22 तारीख को विरोध किया है, इसलिए कश्मीर के भी लोग इस बात से सहमत हो गए हैं। और हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम करेगी। हर प्रकार का जो
भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की उन्नति के लिए, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ये भारतीय जनता पार्टी काम करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग चलिए, अस द बहुत टाइम। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा। मच।